यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 1 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें मुख्य करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। अंशकालीन स्त्री परिचार, ये महाराष्ट्र में आशा कार्यकर्ताओं की तरह ही महिला कार्यकर्ताएं जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाती हैं। वहीं डुगोंग संरक्षण, समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं, ये एक जलीय जीव है और इसके संरक्षण के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये सुर्खियों में रहा है। यूपीएससी को आज 100 वर्ष हो गए हैं स्थापना को, इस वजह से ये एक आर्टिकल आया है जो यूपीएससी के चेयरमैन स्वयं ने लिखा है ओपिनियन सेक्शन में। लड़कियों की शिक्षा में बदलाव, ये प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उनसे जुड़े एक व्यक्ति ने लिखा है, जिसमें वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। पर्यावरणीय निगरानी, ये देखने को हमें लग सकता है कि ये तो इन्वायरमेंट के बारे में है, पर ये मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ टॉपिक है और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसकी हम WHO की परिभाषा भी देखेंगे। साथ ही जो अगला टॉपिक है वो है विश्वेश्वरैया, मुथुलक्ष्मी एवं महान लोबिस। ये तीनों आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत में संस्थागत विकास और आधुनिक भारत के विकास में अहम योगदान दिया। इसके साथ हम देखेंगे जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये मुख्य रूप से पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को निपटने की बातचीत करते हैं। साथ ही सोचना जरूरी है सेगमेंट के साथ ही हम इसको समाप्त कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। अंशकालीन स्त्री परिचार यानी ASPs, ये GS2 के सोशल जस्टिस के हेल्थ सेक्शन में कवर अप होगा और GS1 में इंडियन सोसाइटी में रोल ऑफ वीमेन में कवर होगा। इस टॉपिक में देखें तो ASPs, इनकी स्थिति में समस्याएं। सबसे पहले देखा जाए तो ASPs कौन है, तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली में कठिन और सबसे कम मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं हैं। ASPs को हम आसान भाषा में महाराष्ट्र की आशा वर्कर भी कह सकते हैं, लेकिन ये आशा और आंगनवाड़ी दोनों महिला कार्यकर्ताओं से पुरानी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ गया था महाराष्ट्र में। अब इनके सामने समस्या क्या है? इनको कम वेतन मिलता है। व्यापक जिम्मेदारी के बावजूद 2016 से इनको सिर्फ 3,000 रुपये का मासिक वेतन मिल रहा है, जो कि वर्तमान में मुद्रास्फीति दर में कितनी वृद्धि हो गई है 2025 में आज, लेकिन वेतन वही है। और दिसंबर 2025 तक 6,000 का वादा किया गया है। ये होगा या नहीं होगा, ये भी सरकारों पर निर्भर करता है। और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ऐसे हेल्थ वर्कर जो एक से अधिक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में काम करते हैं, उनमें इनका वेतन सबसे कम है और इनको कर्मचारी के रूप में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इनको एक स्वयं सेवक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनकी सुविधाओं की भी कमी है। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं है, नहीं पेंशन प्रदान की जाती है, नई सुरक्षा उपकरण और यात्रा भत्ते प्रदान किए जाते हैं। कानूनी स्थिति देखी जाए तो नागपुर के जो श्रम न्यायालय है उसने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की मांग को तो माना कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत इनको भी सम्मिलित किया जाए और इनकी मांगों को माना जाए, लेकिन इसका निर्णय है वो राज्य सरकार के स्तर पर छोड़ दिया। अब राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके साथ ही देखा जाता है कि जो ASP में जो महिलाएं काम करती है वो उनके साथ लिंग और जाति का भेद भी होता है, क्योंकि गरीब और ग्रामीण महिलाओं का श्रम होता है वो कम मूल्यांकित होता है और अक्सर इसी वर्ग से आने वाली महिलाएं ASPs की भूमिका निभा रही है। तो स्वास्थ्य प्रणाली में लैंगिक और जातिगत पदानुक्रम भी देखने को मिल रहा है और इसी स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले महाराष्ट्र के कोल्हापुर, नागपुर, रत्नागिरी, यवतमाल आदि में। इसी वजह से ये खबर न्यूज़ में रही थी, उस पर एडिटोरियल आया है। अब बात करते हैं संरचनात्मक विरोधाभास और समाधान। संरचनात्मक समस्याएं देखें तो भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य, जिसमें मातृ शिशु देखभाल, टीकाकरण, रोग निगरानी, इसके लिए जो आशा वर्कर्स हैं और ASPs हैं उन पर बड़ी निर्भरता है, लेकिन उन्हें स्वयं से भी मान रहे हैं। अब जैसे गांव में किसी को सांप काट गया या दुर्घटना का खतरा, इन सब में इनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। साथ ही आशा की स्थिति, जो आशा वर्कर है उनको 2005 के NRHM के तहत बनी है, उनको भी कम प्रोत्साहन मिलता है, भुगतान विलंबित मिलता है और कोई कर्मचारी की मान्यता नहीं है। और इनका जो आंदोलन है, जो मूवमेंट चल रहा है अभी,
वो मुख्य रूप से इनको निश्चित वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर चल रहा है। निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य प्रणाली तब तक कमजोर रहेगी जब तक हम एएसपी को जीवित वेतन और सुरक्षित कार्य स्थिति और स्थिर रोजगार नहीं मिलेगा। आवश्यकता है कि महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित कर ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत किया जाए। जब तक हम इनकी स्थिति को अच्छा नहीं कर पाते तब तक हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा या मजबूत होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है स्विम टू सेफ्टी ऑन द ड्यूगोंग एंड कंजर्वेशन, यानी ड्यूगोंग जिसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। इस पे प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये समुद्र में रहता है, ये मुख्य रूप से समुद्री घास खाता है, एक तरह से शाकाहारी प्राणी है ये। अब इसको गाय क्यों इसको गाय क्यों कहते हैं? वैसे तो इसका असली रिश्ता है वो गायों के साथ नहीं बल्कि हाथियों के साथ है, लेकिन इसका जो ऊपरी होठ होते हैं वो गाय के समान होते हैं, साथ ये समुद्री घास खाता है, गाय के समान घास खाता है, इसलिए इसको समुद्री गाय का दर्जा दिया जाता है। अब बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? ये भारत में मन्नार और पाक की खाड़ी, इसके साथ कच्छ के खाड़ी और अंडमान में मिलता है। और गिरावट का कारण क्या था? अवैध शिकार, बाई कैच। बाई कैच का मतलब है कि जब मछुआरे जाल फेंकते हैं तो उनका उद्देश्य मछली पकड़ने का होता है, लेकिन उस जाल में अवांछित रूप से समुद्री गाय फंस जाती है। इनके निवास की हानि होना, हैबिटाट लॉस, और प्रदूषण के कारण इनकी जो आबादी थी वो सैकड़ों मतलब कुछ सौ तक सिमट गई थी। लेकिन इसके संरक्षण के प्रयास शुरू किए गए। वर्ष 2022 में पाक की खाड़ी में ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया और लगभग 12,000 किलोमीटर से अधिक हेक्टेयर सीग्रास क्षेत्र है उसको नोटिफाइड कर दिया गया। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और समुदाय के साथ मिलकर अवैध शिकार को कम करने के प्रयास किए गए और मछुआरों को बाई कैच छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि अवांछित जाल में नहीं फंसे। इसके साथ ही जो वर्तमान में परिणाम मिले हैं उस परिणाम में प्रगति देखें तो पाक की खाड़ी यानी पाक स्टेट में वर्तमान में 200 ड्यूगोंग हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा। तो मतलब इनके एक समय था कि ये विलुप्त हो रहे थे, अब इसमें सुधार हुआ है। IUCN जो इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन फॉर नेचर है, उसने भी जो ये प्रयास किए गए इसको पारिस्थितिकी महत्व और नवाचारी बहाली का उदाहरण बताया है कि इसको और जगह भी स्थापित किया जा सकता है। साथ ही टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से देखें तो ड्रोन, ध्वनिक और उपग्रह आधारित, देखो ड्रोन, ध्वनिक यानी सोनार की बात हो रही है यहाँ पे, सोनार और सेटेलाइट बेस सीग्रास की मैपिंग की गई जिससे संरक्षण के विकल्प बढ़े, क्योंकि जहाँ पर समुद्र में सीग्रास होगा वहाँ ड्यूगोंग पाया जाएगा। अगर सीग्रास समाप्त हो जाएगा, भोजन ही समाप्त हो जाएगा, तो ड्यूगोंग का संरक्षण कैसे होगा? अब चुनौतियाँ देखी जाए तो मशीनीकृत मछली पकड़ना, बंदरगाहों का निर्माण, ड्रेजिंग से तात्पर्य ये होता है कि जब बड़े बड़े जो कॉमर्शियल लेवल पर फिशिंग यानी मछली पकड़ी जाती है समुद्र में, तो वो जो बड़ा जाल होता है मछली पकड़ने का वो समुद्र के धरातल के साथ घर्षण होता है, तो उस वजह से सी ग्रास, समुद्र की ग्रास है वो उखड़ जाती है, इसको ड्रेजिंग कहते हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान का बढ़ना, एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण और तूफानों की बारंबारता में वृद्धि, ये भी इनके संरक्षण के सामने चुनौतियां हैं। इसके साथ ही एक क्षेत्रीय असमानता भी है। अभी जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो मुख्य रूप से तमिलनाडु है, ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे नीचे श्रीलंका है, तो इधर पाक स्ट्रेट है और इधर मन्नार की खाड़ी है। तो ये जो रीज़न है मुख्य रूप से यहाँ पे इसको संरक्षित किया गया था और यहाँ पे इनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिले। वहीं ऊपर गुजरात के क्षेत्र में कच्छ की खाड़ी है जहाँ पे, वहाँ पर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज भी इनकी संख्या है वो कम है और कम संरक्षित है। एक तो नंबर्स में भी कम है और संरक्षण के लेवल पर भी कम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीमा पार सहयोग भी किया जा रहा है, क्योंकि ड्यूगोंग है वो तो देशों की सीमाएं नहीं समझते, तो श्रीलंका के साथ भी साझा संरक्षण जरूरी है। वित्तीय मुद्दे क्या है इसमें कि असंगत फंडिंग है और इनकी लंबी गर्भावस्था होती है, इसके लिए इनमें स्थिर निवेश आवश्यक है। सबक क्या है कि मछुआरों के साथ जुड़ाव है वो बाई कैच को कम करने और स्थानीय समर्थन को बढ़ावा देता है। जब से हमने इनकी संरक्षण के लिए ड्राइव
स्टार्ट की है, मछुआरों से बहुत ही पॉजिटिव समर्थन मिला था इस मुद्दे पर। आगे की राह देखी जाए तो जो हमें परिणाम मिले हैं ड्यूगोंग संरक्षण के, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन प्राप्त हुआ है। और परंपरा और आधुनिकता यानी ट्रेडिशन भी और मॉडर्निटी भी, दोनों का एक अनूठा समन्वय देखने को मिला है। यानी ड्रोन इको साउंडर, इसका मिश्रण किया गया है। इको साउंडर मतलब कि समुद्र के अंदर मुख्य रूप से सोनार ध्वनि तरंगों का अध्ययन किया जाता है, उनके माध्यम से चीज़ों का पता लगाया जाता है। और ये अन्य समुद्री प्रजातियों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है, यानी परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ना। इसके साथ ही डुगोंग संरक्षण का टॉपिक पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है यूपीएससी के 100 वर्ष योग्यतावाद की यात्रा, ए 100-year जर्नी एज द गार्डियन ऑफ मेरिटोक्रेसी। ये GS2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कवर होगा। अब ये यूपीएससी के चेयरमैन ने लिखा है तो स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे हम देखते हैं। अब यूपीएससी के ऐतिहासिक विकास के बारे में बताया गया है कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके द्वारा इसके गठन की बातचीत थी, और 1924 में जो ली आयोग बना था, इन दोनों का आउटकम था कि 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में गठित किया गया। और पहले इसके चेयरमैन थे वो थे सर रॉस बर्कर, और उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। आज दिनांक है 1 अक्टूबर 2025, यानी यूपीएससी को एक शताब्दी 100 वर्ष हो चुके हैं आज। अब बात करें 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग और 1950 में संवैधानिक, जो 1926 में जो लोक सेवा आयोग बना था, वही 1935 के अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, और वही 1950 के अंदर संवैधानिक आयोग यानी वर्तमान का यूपीएससी के रूप में अस्तित्व में आया अंडर आर्टिकल 315। अब बात करें उद्देश्य की, तो ये योग्यतावाद के संरक्षक के रूप में काम करता है। यानी योग्यतावाद से यह योग्यतावाद के संरक्षक के रूप में काम करता है, यानी निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवा सुनिश्चित करना। और देश के संस्थापकों द्वारा इसे योग्यता तंत्र के संरक्षक के रूप में एम किया था। अब विस्तार की बात करें तो प्रारंभ में सीमित परीक्षाएं करवाता था यूपीएससी, अब ये सिविल, इंजीनियरिंग, वन, चिकित्सा, सांख्यिकी सेवाओं की भर्ती भी करवाता है। गणतंत्र के साथ इसका दायरा भी बढ़ा है। इसका अधिदेश क्या है? लोक सेवा के हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन करना। अब बात करें आधार स्तंभ, विश्वास, अखंडता और निष्पक्षता। यूपीएससी की नींव है वो ये आधार स्तंभ ही हैं। जैसे पहला है विश्वास, और ये विश्वास जो बना है यूपीएससी का, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता, मूल्यांकन में निष्पक्षता और कदाचार के विरुद्ध अडिग रूप के कारण ही जो कड़ी मेहनत की है उसके माध्यम से योग्यता आधारित विश्वास पर सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही अखंडता यानी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना, गोपनीयता को बनाए रखना और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा चयन को सुनिश्चित किया गया है, जिससे अखंडता का निर्माण हुआ है। वह निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित हुई है? शहरी हो चाहे ग्रामीण, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हो या वंचित वर्ग हो, सभी के लिए समान अवसर स्थापित किए हैं। साथ ही कोई अंग्रेजी में पारंगत हो या नहीं, इसको भी एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड के रूप में देखा गया है। बूझे कुछ, क्योंकि हिंदी मीडियम के साथ कोनो भेदभाव नहीं होता है। यानी यूपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि सच्चा समान अवसर मिलता है, लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। इससे तो यही पता चलता है। अब यूपीएससी का दर्शन क्या है? भगवत गीता से प्रेरणा, यानी बिना आसक्ति के कर्तव्य करना, ये यूपीएससी का मोटो है, दर्शन है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि परिचालन उत्कृष्टता और विविधता। परीक्षा विश्व की सबसे बड़ी परिष्कृत सिविल सेवा परीक्षा है। 10 से 12 लाख आवेदक होते हैं, 48 विषय हैं, 22 भाषाओं में लिख सकते हैं, 2500 से ज़्यादा केंद्र होते हैं, विशेषज्ञों से मूल्यांकन करवाया जाता है। साथ ही लचीलापन देखा जाए तो कोविड-19 जैसे संकट में भी समयबद्ध आयोजन किया गया, और विशेष क्षमता वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, जो स्पेशली एबल्ड होते हैं उनके लिए। इसके साथ ही निर्बाध और समयबद्ध व्यवस्था है यूपीएससी की पहचान है।
हर वर्ष एक साल पहले कैलेंडर आ जाता है और स्ट्रिक्ट होकर कैलेंडर के अनुसार ही एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, बनिस्पत कोविड-19 जैसी महामारी जैसी कोई आपात स्थिति नहीं हो। उल्लेखनीय सफलता के पीछे कुछ गुमनाम नायक हैं, उनको भी याद किया गया है आर्टिकल में। जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो आयोग की एनाम रीड है। साथ ही भारतीय सपना क्या है कि हर जिले विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों से उम्मीदवार निकले और जिससे अवसरों का लोकतांत्रिकरण हो। अब सिविल सेवा के पीछे जो अदृश्य हाथ हैं, और क्योंकि यूपीएससी ने राष्ट्र को ऐसे सिविल सेवक दिए हैं जिन्होंने संकट के दौरान समाधान प्रदान किया, सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किया, बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना किया और राष्ट्र निर्माण में अनगिनत अदृश्य तरीकों में योगदान दिया। उनका हर काम हर भारतीय को छूता है, भले ही सेवा के पीछे उनका हाथ अदृश्य हो, हमें पता नहीं हो कि किसका काम है, लेकिन वो किसी न किसी लोक सेवा का काम होता है। अब यहाँ पे हम इस टॉपिक को सिविल सेवा सुधार या फिर लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका उससे जोड़ सकते हैं, जो गवर्नेंस का हिस्सा है। अब एक प्रतिभा सेतु पहल, ये क्या है? तो ये है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन विद ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। प्रतिभा सेतु पहल ये मुख्य रूप से उन लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करेगा जो इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं लेकिन अंतिम फाइनल लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाते। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ये पिछले काफ़ी वर्षों से जारी है, अब इसे प्रतिभा सेतु नाम दिया गया है। अब सुधार और भविष्य की बात की जाए तो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक को अपनाया गया है, प्रतिभा सेतु पहल है। साथ ही डिजिटल और एआई का उपयोग किया जा रहा है अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, और इसकी विरासत वही गुमनाम नायक जो प्रश्न पत्र सेट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, राष्ट्र निर्माण में योगदान जो हम कर चुके हैं। अब संकल्प क्या है यूपीएससी का कि आने वाले 100 वर्षों में निष्पक्षता, उत्कृष्टता, विश्वास के साथ राष्ट्र सेवा को बढ़ावा दिया जाए और अखंडता, निष्पक्षता और उत्कृष्टता के जो मानक हैं इनको बनाए रखना और आगे भी अपने संकल्प की पुष्टि करना शामिल है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं से संबंधित है। ये GS2 के सोशल जस्टिस के अंतर्गत एजुकेशन और वल्नरेबल ग्रुप्स दोनों में कवर अप होगा। अब पहले क्या कहते थे कि बेटी पढ़ेगी तो क्या करेगी, इसकी मानसिकता थी, लेकिन अब बेटियों की शिक्षा में क्रांति आई है। ये क्रांति पिछले 30 वर्षों के अंदर निरंतर बढ़ी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं ने 10 साल के अंदर, गत 10 वर्षों के अंदर एक त्वरक का काम किया है। ऐतिहासिक उदाहरण देखें तो एक बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किसी पब्लिक रैली में थे, तब उन्होंने हाथ खड़े करवाए थे, और जब उन्होंने महिलाओं से हाथ खड़े करवाए तो उन्हें एक आश्चर्यजनक रूप से एक ऑब्जर्वेशन मिला कि वहाँ पर जो युवा महिलाएं थी वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो अधिक पढ़ी लिखी थी। जब इसके पीछे के कारण को जाना तो पता चला कि जो गायकवाड़ वंश था उसके अंतर्गत अगर कोई पिता अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं देते तो उनको दंड का प्रावधान था। इस वजह से वहाँ शिक्षा का स्तर महिलाओं में बहुत अधिक था, और इसी से प्रेरणा पाकर गुजरात मॉडल यानी 2013 में कन्या केलवाणी अभियान शुरू किया गया, और जिसमें लड़कियों के लिए स्कूलों में शौचालय, जागरूकता व प्रोत्साहन का प्रबंध किया गया, और इसके परिणाम काफ़ी बेहतर मिले। महिला साक्षरता 70% तक हो गई, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, और ड्रॉप आउट दर तो 90% तक कम हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के परिणाम स्वरूप बाद में जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की 2015 में, और सबसे पहले 100 संवेदनशील जिलों में शुरू की गई, बाद में से पूरे देश तक यानी पैन इंडिया विस्तारित कर दिया गया। ये क्लीन पर्सपेक्टिव से बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि इस योजना के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे स्कैम होने लगे थे, तो मंत्रालय ने नोटिस जारी करके बताया था कि इसमें कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है। अब इसके प्रभाव और भविष्य पे देखें तो प्रमुख उपलब्धियों में लिंगानुपात 2015-16 में जो 919 था वो 2019 से 21 में 929 हो गया, यानी यहाँ पे
10 अंक की प्रभावी वृद्धि दर देखने को मिलती है। साथ ही लिंगानुपात होता क्या है, तो 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या है वो लिंगानुपात कहलाती है। साथ ही शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 2014 में जो शिशु मृत्यु दर 49 थी वो 2020 में 33 हो गई। शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों की संख्या है वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। और TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि 2.0 हो गया। एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चे पैदा कर सकती है, यही TFR कहलाता है। ये 2024 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। भले ही हम इतने बड़ी स्लाइड बना के आर्टिकल्स पे बात कर लें, लेकिन यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बेसिक आते हैं। लिंगानुपात, शिशु मृत्यु दर, TFR। अब TFR गत 4 से 5 वर्षों में सुर्खियों में था और रिसेंटली TFR था हमारा वो 2.1 हो गया था, जो कि प्रतिस्थापन दर के अनुकूल है और इसलिए इसको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्ट बार बार न्यूज़ में रहता है, जैसे इसका एक एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं कि 2025 के अंदर चक्रीय अर्थव्यवस्था, साइक्लिकल इकोनॉमी पूछी गई। क्या ये न्यूज़ में नहीं रही थी? ये भी पिछले 3 से 4 सालों से न्यूज़ में है और बार बार 3R की बात हो रही है, रीयूज, रीडिज़ाइन, इन सब की। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रादर देन फैक्ट। अब हम आगे चलते हैं। शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा का प्रभाव देखा जाए तो महिलाएं अगर देर से शिक्षा, लंबे टाइम तक शिक्षा ग्रहण करेगी तो शादी देर से होगी, बच्चे कम होंगे और बच्चे कम होंगे तो उनके बेहतर स्वास्थ्य देखभाल होगी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। एक मध्य प्रदेश का सर्वे है जिसके अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से 90% लोग परिचित हैं और उनमें से 63 को स्कूल भेजने की प्रेरणा मिली है। सामाजिक प्रभाव क्या है कि शिक्षित बेटियां होती है वो शिक्षित माताएं बनती हैं, जो कि बच्चों की सेहत और प्रदर्शन को बेहतर करती हैं और महिलाओं का फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, उद्यमिता, इन सब में योगदान भी बढ़ता है। उम्मीद क्या है कि शिक्षा और विकास का अधिकार हर लड़की तक पहुँचे और उनका नारा क्या है, लड़की को शिक्षित करें और समाज को बचाएं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। TFR ये 2024 का क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें आप कीवर्ड पे भी फोकस कर सकते हैं। हम थोड़ा गैप ले रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को देख लीजिए। अब यहाँ पे जो कीवर्ड था वो था औसत, एवरेज। अब आगे बढ़ते हैं हम। रिक्लेम द डिस्ट्रिक्ट एज डेमोक्रेटिक कॉमन्स, यानी जिलों को लोकतांत्रिक केंद्र के रूप में पुनः प्राप्त करना, ये पॉलिटी और गवर्नेंस में कवर होगा। अब इसमें देखते हैं आगे। यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि जो वैश्विक सार्वजनिक जीवन है उसमें विखंडन, ध्रुवीकरण, तकनीक, पर्यावरण और जनसंख्या के परिवर्तन से गुजर रहा है और भारत जैसा देश जहाँ पर 65% आबादी है वो 35 साल से कम है, तो आर्थिक व लोकतांत्रिक मुख्य धारा में लाना एक प्रमुख चुनौती है। क्योंकि अगर आर्थिक और लोकतांत्रिक मुख्य धारा में अगर वो वर्ग नहीं आया तो जनांकी के लाभास की बजाय क्या हो जाएगा, जनांकी ये अभिशाप हो जाएगा। और 85% भारतीय अपने जन्म जिले यानी शहर की जो 3% भूमि है उसमें 60% GDP उत्पादित करते हैं। तो जो बाकी अन्य लोग हैं उनको भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। कॉरपोरेट लाभ बढ़े हैं पर मजदूरी दर स्थिर है, घरेलू उपभोग कमज़ोर हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत की इकोनॉमी है वो उपभोग आधारित है, यानी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में अगर जो मध्यम वर्ग है उसकी आय नहीं बढ़ती है तो इकोनॉमी को नुकसान होता है। अगर कुलीन वर्ग की आय बढ़ेगी लेकिन उनकी उपभोग पर निर्भरता है वो सीमित होती है। जैसे कुलीन वर्ग अगर उसकी आय बढ़ती है तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी फ्रिज है, AC है, जो भी सुविधाएं हैं वो ऑलरेडी है। लेकिन वहीं अगर मध्यम वर्ग की आय बढ़ती है तो वो इन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उससे उपभोग मांग बढ़ती है। अब इसके साथ टॉप डाउन मॉडल है जिसमें तकनीकी योजनाएं, डिजिटल वितरण, उसमें नागरिक भागीदारी काफ़ी सीमित है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ये बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं पूरे अपने इसमें। समाधान क्या बताते हैं वो कि जिला प्रथम लोकतंत्र के रूप में स्थापित होना चाहिए।
अब जिले को एक प्रशासनिक निकाय नहीं बल्कि लोकतांत्रिक निकाय के रूप में स्थापित करना चाहिए। जो सांसद है उनके निर्वाचन को उनके परिणाम से जोड़कर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए और स्थानीय समाधानों को विकसित करना चाहिए, साथ ही उनके परिणामों की ट्रैकिंग भी करनी चाहिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यह है इन्वायरमेंटल सर्विलेंस यानी पर्यावरणीय निगरानी। अब सुर्खियों में क्यों रहा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने ये कहा है कि भी 50 शहरों में 10 विषाणुओं के लिए सीवेज निगरानी शुरू कर रहा है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को बेहतर किया जाए। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन की फैक्ट कि आईसीएमआर 50 शहरों में 10 वायरस के लिए एक मॉनिटरिंग करेगा और ये इन्वायरमेंट में कवर अप होगा। और इसको हम GS2 के अंदर जो हेल्थ सेक्शन है हम वहाँ पे भी इसको जोड़ सकते हैं। अब पर्यावरण निगरानी होती क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वेस्ट वाटर एंड इन्वायरमेंटल सर्विलेंस, ये पूरा फ्रेज कीवर्ड यूज होता है WES। क्या है ये? तो WHO के अनुसार ये क्या होता है? WES is disease surveillance using sample from sewage or other environmental waters impacted by human waste water। यानी अपशिष्ट जल और पर्यावरणीय निगरानी मानव अपशिष्ट जल से प्रभावित सीवेज और अन्य पर्यावरणीय जल के नमूनों का उपयोग करके रोग की निगरानी है। यानी मुख्य रूप से जो अपशिष्ट है, ह्यूमन का वेस्ट है, ह्यूमन का वेस्ट कहाँ जाता है? नदी नालों में जाता है। और ह्यूमन के वेस्ट से पता चला जाएगा कि ह्यूमन के वेस्ट के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से वायरस हैं। और उससे पता चला जाएगा जैसे एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के नाले के अंदर मान लो किसी विशेष स्ट्रेन के वायरस पाए गए हैं, तो ऐसी संभावना बन जाती है कि भविष्य में उसके अंदर उस वायरस से एसोसिएट कोई बीमारी पनप सकती है, महामारी पनप सकती है। तो अगर हम ये सर्विलेंस रखेंगे तो उससे निपटा जा सकता है। अब पर्यावरणीय निगरानी परिभाषा क्या है? मनुष्यों और पशुओं में बीमारियां फैलाने वाले रोग जनको जैसे बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी को पर्यावरण से लिए गए नमूनों के माध्यम से ट्रैक करना और विशेष रूप से सीवेज और वेस्ट वाटर के माध्यम से। अब क्लिनिकल केस डिटेक्शन से पहले संभावित बीमारी के फैलाव का सिग्नल मिल जाता है इससे। इसके नमूना स्थल क्या होते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो सकता है, अस्पताल के अपशिष्ट हो सकते हैं, सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे स्टेशन और विमान के शौचालय भी हो सकते हैं। जैसे ही सीवेज में रोगजनक का स्तर बढ़ना शुरू होता है, ये रोग के मामले बढ़ने से कई दिन पहले ही पता चल जाता है। विश्व स्तर पर दशकों से खसरा, हैजा, पोलियो जैसी बीमारियों की ट्रैकिंग के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है हाउ विश्वेश्वरैया, मुथुलक्ष्मी एंड महालनोबिस शेप मॉडर्न इंडिया। यानी विश्वेश्वरैया, मुथुलक्ष्मी और महालनोबिस ने आधुनिक भारत को कैसे आकार दिया। यह हिस्ट्री के साथ जुड़ेगा और वो भी मुख्य रूप से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत। अब आगे देखते हैं हम। इस स्लाइड में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन इसको शॉर्ट में करने का प्रयास किया गया है। एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, शिक्षा का विस्तार, कॉलेज, उद्योग, रेलवे, इनकी स्थापना और आर्थिक योजनाओं में अपना योगदान दिया था। इनकी किताब है इंजीनियरिंग ए नेशन। वही मुथुलक्ष्मी रेड्डी है, ये पहली भारतीय महिला सर्जन है, पहली महिला विधायक है। उन्होंने देवदासी प्रथा के उन्मूलन में प्रयास किया और अवैध महिला आश्रय स्थल बनाया और अडियार कैंसर अस्पताल की स्थापना की। पीसी महालनोबिस, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है, उसकी स्थापना करी थी इन्होंने। नेशनल सैंपल सर्वे NSO जो कि मॉस्पी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसकी स्थापना करता में शामिल थे ये संस्थापकों में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें भारी उद्योग की नींव रखी गई, वो भी पीसी महालनोबिस ने ही आकार दिया था। इनकी किताब का नाम है प्लानिंग डेमोक्रेसी। और जो तीनों सुधारक हैं, इन्होंने सार्वजनिक सेवा, संस्थागत विकास की प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया था। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पोलर जियो इंजीनियरिंग, ये क्या है?
इसको ध्रुवीय जियो इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गंभीर प्रभाव पैदा कर सकती है, गंभीर हानि पैदा कर सकती है। ये इन्वायरमेंट में कवर होता है। हम इस पे देखते हैं इसको आगे। जियो इंजीनियरिंग, इसको जलवायु इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, तो अगर इसमें प्रश्न बनेगा तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बेस पे भी बनेगा कि जियो इंजीनियरिंग है क्या, क्योंकि एक एमसीक्यू में जियो इंजीनियरिंग दे रखा था, वह उत्तर नहीं था, लेकिन जो अदर ऑप्शन होते हैं, गलत ऑप्शन, उसमें जियो इंजीनियरिंग का जिक्र हो रखा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही मेंस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब जियो इंजीनियरिंग होता क्या है? अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो बढ़ रही है, और जो बढ़ रही है तो उसमें क्या सॉल्यूशन क्या है कि हमें उस पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा बड़े पैमाने पर। वो कैसे करेंगे? या तो जो CO2 इमिशन है उसको कम कर दो, ठीक है, या फिर जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसको ही रोक दो, तो हीटिंग होगी नहीं। और इसी को क्या बोलते हैं? जियो इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर इसको ध्रुवीय क्षेत्रों में लागू करेंगे तो ध्रुवीय जियो इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर हम सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करने के प्रयास करते हैं केवल, तो उसे सोलर जियो इंजीनियरिंग बोल देते हैं। तो मेनली जियो इंजीनियरिंग का ध्यान रखना है, बाकी अलग अलग कॉन्सेप्ट बन जाते हैं स्पेसिफिकली। अब वैज्ञानिकों ने ध्रुवीय क्षेत्र में जियो इंजीनियरिंग का विरोध किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ध्रुवीय जियो इंजीनियरिंग में क्या क्या किया जाएगा। समुद्र के गर्म पानी को ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने से रोकना, क्या आप समुद्र में दीवार बना के पानी रोक सकते हो? दूसरा, समुद्र पर कांच के माइक्रोबिट्स को बिखेरना, ताकि कांच से रिफ्लेक्ट होकर जो सूर्य का जो ऊष्मा और प्रकाश है वो वापस अंतरिक्ष में चला जाए और समुद्र गर्म ना हो। और जो ग्लेशियर के नीचे जो उप ग्लेशियल पानी है उसको निकाल देना, ताकि ग्लेशियर जो कि बह बह के आ रहे हैं वो थोड़े रुक जाएं। और साथ ही पोषक तत्व जैसे लोहा वगैरह ये समुद्र में छिड़कना, जिससे फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि होगी। और जैसे समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? समुद्र में जीव होते हैं, समुद्र में पौधे होते हैं। और जितने फाइटोप्लैंक्टन होंगे वो उतना ही CO2 की डिमांड करेंगे, कि वो भी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं एक तरह से, तो CO2 की डिमांड करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक तरह से समुद्र है वो सिंक बन जाएंगे। लेकिन ये जितने भी तरीके हैं इनसे कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है, और ये मानना है कि इन तरीकों का नुकसान हो सकता है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव है विकल्प और चुनौतियाँ। तो भू इंजीनियरिंग से परे भी हम सोच सकते हैं क्या? क्लाइमेट रिजिलेंट डेवलपमेंट। अब ये कर तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? हमारे पास सीमित संसाधन है और विकासात्मक प्राथमिकताएं हैं। अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि गांव में ग्रामीण परिवार है और वो गरीब परिवार है। अब उसको शाम को भोजन बनाना है। उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वो लकड़ी से जला के भोजन बना ले या फिर गैस से। अब माना उसके पास गैस नहीं है, तो क्या वो लकड़ी से भी वो खाना पका के नहीं खाएगा? क्योंकि बेसिक नेसेसिटी ज़रूरी है। तो अब गैस पाइपलाइन या फिर जो सिलेंडर्स हैं उनका विस्तार कैसे होगा? उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता है। तो क्लाइमेट रिजिलेंट डेवलपमेंट है, उसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता है, उसके साथ तकनीकी वगैरह की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए CO2 को हम एकदम से कम नहीं कर सकते। उसके साथ ही डीकार्बनाइजेशन, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता ज़्यादा है हमारी, 80% से अधिक है, जिसके मुँह पर बात कर चुके हैं। आपूर्ति में बाधाएं हैं, जैसे कि बहुत सारे देशों में आजकल क्लाइमेट जो फ्रेंडली टेक्निक्स बन चुकी है, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं होती क्योंकि विश्व बटा हुआ है, तो सप्लाई उनकी रुकी हुई है। उसके साथ संरक्षित क्षेत्रों का रख रखाव, वहाँ पे समुदाय विस्थापन और पारंपरिक ज्ञान हानि का खतरा बना रहता है। निष्कर्ष क्या है कि जियो इंजीनियरिंग के पीछे भागने से अच्छा है कि उत्सर्जन को कम करें, वो सबसे आशाजनक है और जिसमें हम इन्हीं को अपनाना ज़्यादा बेहतर होगा। डीकार्बनाइजेशन का मतलब क्या होगा? हम ऐसी तकनीक ऐसे प्रणाली का प्रयोग करें वो कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करें। एक कीवर्ड था इस आर्टिकल में, स्ट्रेटोस्फियरिक एरोसोल इंजेक्शन, यानी जो समताप मंडल है उसके अंदर एरोसोल छोड़ना। जो एरोसोल है मिट्टी के छोटे छोटे कण मान सकते हैं, लेकिन उनका आकार बहुत छोटा होता है। वो अगर समताप मंडल में छोड़े जाएंगे तो उससे क्या होगा
कि सूर्य का प्रकाश, आने वाला प्रकाश समताप मंडल से आएगा और टकरा कर वापस चला जाएगा। उस वजह से क्या होगा, पृथ्वी कम गर्म होगी। हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, सोचना जरूरी है। हाल ही में अफगानिस्तान ने तालिबान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन हो गए। ऑलरेडी वो तानाशाही है, और वहाँ पे फिर इंटरनेट का बंद हो जाना वो और उनके अधिकारों को कम और सीमित करता है। बिहार में सिस्टम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पूरा हो चुका है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी सूची जारी करी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी जो क्वेटा है, वहाँ पे एक आत्मघाती विस्फोट हुआ है। और पाकिस्तान का मैप हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, जिसमें पाकिस्तान के जो 4 राज्य हैं उनका नॉर्थ टू साउथ क्रम पूछा था कि कौन उत्तर में कौन दक्षिण में है। तो इस वजह से ये लोकेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और एक डेवलपमेंट इसमें एक और भी है, जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत पर इसका आरोप लगाया है। बड़ी बेतुकी की बात है। और हाँ, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो ये विस्फोट करवाया है, इसके आरोप लग रहे हैं TTP पे, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, TTP। अब ये जो अफगानिस्तान वाला तालिबान है उससे अलग है। नासा ने एक IMAP मिशन लॉन्च किया अभी हाल ही में, और इसे फॉल्कन 9, क्योंकि एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स उसका लॉन्च व्हीकल है, और ये रीयूजेबल है, उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। अब ये काम क्या करेगा, ये सौरकण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सौरकण कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं उससे अध्ययन करेगा, और वो कैसे हमारे रक्षा करते हैं। साथ ही ये एक तरह का हेलियोफिजिक्स मिशन है। जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह हैं, और जब सारे ग्रह हो जाते हैं तो सूर्य के चारों ओर एक आवरण बनता है, उसे हेलियोस्फीयर बोलते हैं। तो ये इसका अध्ययन करेगा। अब सूर्य के साथ साथ पास में कोई दूसरा तारा है, तो एक तारामंडल ये हो गया, एक सूर्य हो गया, बीच वाला भाग है उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर मीडियम। तो ये सूर्य के हेलोस्फीयर का तो अध्ययन करेगा ही, उसके साथ साथ इंटरस्टेलर मीडियम का भी अध्ययन करेगा। इसी के साथ ही आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने इसको काफ़ी शॉर्ट में करने का प्रयास किया गया है। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, हम उसी अनुसार और सुधार करने का प्रयास करेंगे।